गुड इवनिंग बेटा। लेसन 1 में हमारा एक पॉइंट रह गया था कंसंट्रेशन का नॉर्मेलिटी। वैसे तो 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक इक्विवेलेंट वेट की टर्म आती है, वो मुझे आपको सिखानी जरूरी है ताकि फिर आपको लैब में सोल्यूशन बनाने हैं या नॉर्मेलिटी +2 में किसी न्यूमेरिकल के अंदर आती है, उसके लिए ये करना जरूरी है। तो हमने किया था मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन भी थोड़ा सा आज समझा दूंगा। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो गिवन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसको 1000 से डिवाइड करके आप उसे लीटर में ले लेते हो, तो मोलैरिटी मोल पर लीटर में आ जाती है। और इसका शॉर्टकट फार्मूला परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन में मोलर मास। ऐसे बेटा नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन की टर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली सिखाई नहीं जाती है। जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन है, ये नंबर ऑफ मोल्स पर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर होती है। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, बस इतना ही सा फर्क है। ये देखो कितना इजी कर दिया मैंने, यहाँ गिवन मास है, यहाँ भी गिवन मास है, यहाँ मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट है, तो रह क्या गया, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट सीखना रह गया, वो मैं आज आपको सिखा दूंगा। और वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है, उसे 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में आ जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट बन जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट बन गया। इसका भी शॉर्टकट फार्मूला परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वहां मोलर मास है। तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, कहते हैं फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी व्हेन 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो पहले नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ गया, यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो। अब 74 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास है, इसका गिवन मास है, यहाँ मैंने अभी फार्मूला लिख दिया है। आपको बच्चे फार्मूले भी ध्यान होने चाहिए, वो तो इंग्लिश में लिख देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको फार्मूले आने चाहिए। फिर इसका मोलर मास आपको गिवन होगा, कैल्शियम का 40 होता है, जैसे ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, ये मैं आपको मोलर मास वाले पॉइंट के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। फिर 74 उसका गिवन मास, इक्विवेलेंट वेट 37 मैंने अभी निकाल लिया है। अभी एक न्यूमेरिकल और करवाने के बाद ये मैं आपको सिखाऊंगा। 200 मिलीलीटर गिवन वॉल्यूम है, वो मिलीलीटर में गिवन है, तो मैंने उसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो 37 2 जा 74, 20 से 20 कैंसिल होगी, 2 5 जा 10, 5 2 जा अगेन 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मेलिटी है। क्लियर। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल और फिर इक्विवेलेंट वेट। अब वो बोलता है हाउ मच of NaOH is required to neutralize 1500 centimeter cube of 0.1 HCl. Is it clear? हम गए नॉर्मेलिटी का फार्मूला, आपको ध्यान है क्योंकि मोलैरिटी का भी ध्यान है, तो गिवन मास आपको चाहिए। उसने बोला हाउ मच ऑफ NaOH, मींस दैट ही इज रिक्वायरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास, और 0.1 NaHCl ये नॉर्मेलिटी उसने दे रखी है। इक्विवेलेंट वेट आपको आ जाएगा निकालना अभी, और वॉल्यूम आपको गिवन है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या है, बस आपको गिवन मास चाहिए ना, तो इक्विवेलेंट वेट नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.1 नॉर्मेलिटी इसकी गिवन है, 0.1 नॉर्मेलिटी इसकी गिवन है क्वेश्चन के अंदर बेटा। इक्विवेलेंट वेट 40 है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अभी। 1500 सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो नोन एज 1 लीटर, तो इसका आंसर आ गया 6 ग्राम। सो देयर इज नो नीड टू गैदर अबाउट द नॉर्मेलिटी, आई एम विद यू। अब रह गया पंगा इक्विवेलेंट वेट का, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, छोड़ना मत दोस्तों। फ्यूचर्स के डॉक्टर्स, आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फ्यूचर है इंडिया का बेटे आप लोग। अब आप इक्विवेलेंट वेट देखिए। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एसिड का भी है, बेस का भी है और साल्ट का भी होता है। अगर सपोज कर लो ये NaOH है, तो NaOH का मोलर मास आपको ध्यान है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 1 17 23 40, तो 40 ग्राम इसका मोलर मास है। अब बात आ रही है इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट का एक फार्मूला ध्यान कर लेना, दैट इज व्हाट, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी।
अब बच्चे पूछते हैं कि एसिडिटी क्या है। अगर मैंने बेस लिया है तो बेस के लिए एसिडिटी होती है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन रिलीज्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन रिलीज्ड। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर NaOH को पानी में छोड़ोगे तो ये कितने OH आयन देगा? इसके अंदर एक OH है ना, तो ये एक OH देगा। तो इसके मोलर मास को आपने 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोलर मास इसका कितना 40, इसकी एसिडिटी कितनी है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। तो NaOH के केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट बराबर है, वो भी 40, ये भी 40। समझ आ गया बेटे? अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेस का ही। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने बेस में, वो ले रहे हैं लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने अभी आपको फार्मूले के अंदर दिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहले मोलर मास लिखोगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इंटू में 2, दैट कम्स टू यू 74 आ गया। अब आपको फार्मूला समझ आ गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोक्सल आयन कितने हैं 2। तो आपने इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, दैट कम्स टू यू 37। तो बेटा मैंने जो हमने अभी अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन किया उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट लाइम वाटर का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 37 ही दिया। इज इट क्लियर नाउ? फिर कल की लाइव क्लास में आओगे तो इसमें न्यूमेरिकल और भी करवाऊंगा। अब हम लेते हैं एग्जांपल। अब आपको बेस का आ गया, ये मोनोबेसिक है, ये डाइबेसिक का समझ आ गया। अब हम लेते हैं बेटा एसिड का। एसिड में मैंने HCl ले लिया, तो HCl का मोलर मास सेम है 36.5। अब एसिड का इक्विवेलेंट वेट जब निकालते हो ना, तो अगेन फार्मूला लगता है, दैट कम्स टू यू इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ध्यान रखना बेटे। अब जो बेसिसिटी है ना, वो किसी भी एसिड के द्वारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। बेस में हाइड्रोक्सल आयन, एसिड में हाइड्रोजन आयन। तो अब अगर आप एसिड बेसिसिटी लिख लो, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो HCl में हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज होंगे अगर ये पानी में जाता है? तो जैसा फार्मूला शो कर रहा है 1, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। अगर इसका मोलर मास 36.5 आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास 36.5 डिवाइडेड बाय 1, दैट कम्स टू यू अगेन 36.5। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो मोनोबेसिक है या मोनो एसिडिक है, उनका मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट सेम आता है। इज क्लियर? अब जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो वहां पे m/10 कैसे बनाते हैं, कल की लाइव क्लास में याद दिलाना। m/10 NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाना है, या n/10 NaH सॉल्यूशन कैसे बनाना है, या NaH की जगह HCl होगा। यू गेट टू बी रिमेंबर्ड इन टुमारो क्लास। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक द सॉल्यूशंस। इज क्लियर? अब मान ले HCl की जगह H2SO4 आ जाए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मोलर मास काउंट करोगे बच्चे तो ये 98 आ जाएगा। आपको बहुत बार मैं करवा चुका हूं पहले चैप्टर में। अब इक्विवेलेंट वेट लेना है इसका, तो ये आ जाएगा 98/2, क्योंकि H2SO4 को जब आप पानी में छोड़ोगे तो ये 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो फिर 98/2 और इसकी आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 49। इसकी बेसिसिटी अभी आपको मैंने ये बताई है 2, लेकिन 10th में एक रिएक्शन गई हुई है, उसमें H2SO4 की बेसिसिटी रिएक्शन पे भी डिपेंड करती है, उसमें 1 आती है। वो भी कल आप लाइव क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अब एक और कर दे, एक और, ये तो नॉर्मल है। ऐसे ही अगर हमें इसको नोट कर लो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपने जैसे भी करना है। अब अगर हम एक और एसिड लेते हैं, अगर मान ले आपके पास एसिड आ जाए H3PO3 या H3PO4, फास्फोरिक एसिड आ जाए,
तो वो इस फार्मूले से नहीं आएगा, उसमें स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं और वो पी ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग में सिखाई जाती हैं। जैसे मान ले H3PO3 आ गया, अब ये फास्फोरस एसिड है, तो बच्चा तो दूर से देख के बोलेगा कि सर इसमें 3 हाइड्रोजन है तो इसके मोलर मास को 3 से डिवाइड कर दो। नहीं, ध्यान रखना ये नीट में आता है। अब H3PO3 की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, P डबल बॉन्ड O OH, ये पैट फार्मूला इनके स्ट्रक्चर बनाने का केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखा दूंगा मैं। और फिर अब इसके पास 3 ऑक्सीजन है ना, 2 यूज हो गई, एक ये रही और अब तीसरी हाइड्रोजन ये +2 में भी ये है, P ब्लॉक में +1 में भी है। अब ना ये एक्चुअल में ऑक्सो एसिड होते हैं। ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलीज हो रही है, मींस ऑफ दैट ऑक्सीजन और फास्फोरस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ये वाली हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। ये आता है नीट में, नीट कहते हैं तो पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं बेटा, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालते हैं, कोई किसी प्रकार की अटंत विद्या नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने पहले लिख दिया था उससे आपका टाइम बचता है। सुबह का भी डी ब्रोगली मैंने ऐसे टाइम बचा लिया था आपको, आप घर पे पढ़ो, आप खुद लिखो बेटा, फिर चीजें बनेंगी। ऐसे ही अगर हमको साल्ट की निकालनी है बेसिसिटी, तो साल्ट का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ये आपको 12th में मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, आता है, बिल्कुल आता है। अगर किसी साल्ट की निकालनी है तो साल्ट में उसका मास मेटल का, अगर मान लो कॉपर का निकालते हैं तो कॉपर का 63.5 मोलर मास होता है और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस 2 होते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट वेट ऐसे आ जाता है। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का निकाल रहे हैं तो ये कॉपर आया किससे, कॉपर सल्फेट साल्ट से ही तो आया। ओके, अब यहाँ पर ये आपको मैं कल समझाऊंगा और 2-4 न्यूमेरिकल्स और करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, आप मुझे करके रिपोर्ट करना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एक न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको घर के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of NaOH, number of moles of NaOH sodium hydroxide in 27 centimeter cube, in 27 centimeter cube of 0.15 m NaOH solution। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सोल्यूशन। कैसे बनाते हैं ये मुझे आप लाइव क्लास में बता देना, मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। एक और क्वेश्चन भी ले लो, चलो कोई बात नहीं। Find out molarity of liquid, molarity of liquid HCl with density equal to 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड है बेटा, नहीं तो आप लाइव क्लास में कल आओगे परसों तो मुझे बताना। चैप्टर 1 का ये पार्ट रह गया था कंसंट्रेशन का, और मोल फ्रैक्शन भी चेक कर लेना, अगर मोल फ्रैक्शन नहीं बताया हो तो वहाँ लाइव क्लास में समझा दूंगा। और फिर ये करने के बाद फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वापस शुरू कर लेंगे, उसमें मैं आपको बोहर मॉडल सिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय बेटा, एंजॉय, बाय बाय, गुड नाइट।